जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 का, पॉलिटिकल के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर मैंने 3 टॉपिक कवर करा दिए थे और वीडियो के एंड में नोट्स भी दे दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ वो सारे टॉपिक बच्चों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे समझाए थे वो भी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों अच्छा लग जाता है तो उस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे है क्या कि सबसे पहले न्याय है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 टॉपिक कवर कर देंगे फिर से। और न्याय, स्वतंत्रता और समानता क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक है, सबको पता भी होगा थोड़ा बहुत। लेकिन देखते हैं भाई आखिर है क्या, इसमें थ्योरी भी तो जरूरी होती है। तो थ्योरी आपको वीडियो के एंड में नोट्स में मिल जाएगी और मैं यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है गरिमा, बंधुत्व और एकता। अखंडता का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे। संविधान की मुख्य विशेषताएं जानेंगे। संविधान की मुख्य विशेषताएं यानी कि भाई संविधान की विशेषता क्या है। तो हमारे भारत का देश, जो हमारे भारत देश का संविधान है वो लिखित है, कठोर व लचीला संविधान है, संघात्मक राज्य व्यवस्था है और संसदीय लोकतंत्र है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और वीडियो के एंड में क्या मिल जाएगा आप लोगों को, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों यहाँ पे है क्या। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं न्याय क्या होता है। तो न्याय का मतलब क्या है, सिंपली सा, ये तो सबको पता होगा कि जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो और सही तरीके से हर व्यक्ति को जो है न्याय मिले, वो सही से रहे समाज में, ठीक है, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, असमानता ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्याय बोल देंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते, थ्योरी भी जरूरी है। तो न्याय क्या है, संविधान का उद्देश्य यह है कि देश के सभी नागरिकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, जीवन का प्रत्येक क्षेत्र यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मतलब हर तरीके से जो है न्याय मिले। तो उसी को हमने क्या बोला है, न्याय बोला है। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र के आधार पर जो है भेदभाव ना हो तो वो क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। यानी इस बहुमुखी न्याय से ही नागरिक अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है। यानी तभी हमारा विकास होगा, हम अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं, न्याय समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हीरो हीरोइन बन जाओगे इसी तरीके से अगर पढ़ते रहोगे तो, ठीक है ना। चलो देखो, तो न्याय क्या होता है, तो उसके बाद ये पता चल गया स्वतंत्रता क्या है। तो चलो देखते हैं बच्चों, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए जो है आवश्यक मानी जाती है। भाई देखो, अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमारा बौद्धिक विकास कैसे होगा, हमारा बौद्धिक विकास भी नहीं होगा, ना शारीरिक विकास होगा, किसी तरीके का विकास नहीं हो सकता अगर ये चीज़ नहीं होगी तो, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, हर तरीके की स्वतंत्रता मिली हुई है हमें, बस गलत कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है। ये चीज़ सबको याद रखना होगा। तो संविधान ने हमें स्वतंत्रता तो दी हुई है, लेकिन उसके साथ क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में भी रखनी होंगी कि भाई हमें स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य ना कर सके। तो वही चीज़ बोली गई, इसकी पूर्ति संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करके की गई है। यानी कि भाई हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, तो जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में एक बार जरूर कमेंट करना, ठीक है। हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं तो वो आप लोग को बताना है, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद है समानता। समानता तो ये भी पता होगा बहुत से बच्चों को, समानता क्या होती है, तो किसी भी आधार पर भेदभाव ना होना, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, किसी भी आधार पर भेदभाव ना होना क्या कहलाता है, समानता कहलाती है, ठीक है। तो चलो देखो समानता क्या है, तो प्रस्तावना में सामाजिक स्तर पर जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बराबर होगा, तथा अवसर की समानता जिसमें बिना किसी विशेष अधिकार के सभी नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। तो सिंपल सी बात है, आपको संविधान के तहत हर तरीके की जो है छूट दी गई है और उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो समाज के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वालिटी यानी समानता कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। हाँ, आगे देखते हैं भाई, गरिमा, बंधुत्व और एकता, अखंडता, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है। भारत एक बहुभाषी, देखो भारत एक बहुभाषी यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तौर पे जो है भाषाएं बोली जाती है। देखो हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या है
कि भाषा के आधार पे तो हमारा देश नहीं बटा हुआ था, ठीक है, लेकिन क्या था, धर्म के नाम पर हमारे देश को बांट दिया, जाति धर्म के नाम पर बांट दिया, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जो है बंटवारा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि राज्यों में क्या हुआ, भारत के अंदर ही, देश का बंटवारा नहीं, राज्य का यहाँ पे अलगाव कर दिया गया कि भाषा के आधार पर भी जो है अलग अलग राज्यों को बांट दिया गया। पंजाबी बोलने वाले पंजाब, मतलब जो है मराठी बोलने वाले जो है महाराष्ट्र में, भोजपुरी बोलने वाले इधर। तो इस तरीके से मतलब जो है भाषा के आधार पर भी देश को बांट दिया गया। तो ये हमारे देश के अंदर जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी थी। तो भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहुधार्मिक समाज की स्थिति तथा देश के विभाजन को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता नव स्वतंत्र राष्ट्र की एकता व अखंडता के प्रति आध्यात्मिक चिंतित थे। भाई ये चीज़ हमें याद रखना होगा कि अखंडता क्या होती है। देखो, खंडित हो जाना यानी टूट जाना। हमारा भारत देश क्या है, अखंड है, यानी कि हम अपने भारत देश को टूटने नहीं देंगे। और भारत देश क्या है, अखंड रहेगा, इसमें एकता रहेगी। और बंधुत्व मतलब क्या होता है कि एक तरीके से सब लोग सखा यानी कि एक सगे संबंधी की तरह रहेंगे भारत देश में, और भारत देश की यही गरिमा बनेगी, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है इसमें कि गरिमा, बंधुत्व, एकता और अखंडता। यानी कि गरिमा का मतलब आया कि भाई भारत को जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं उसकी गरिमा के तौर पर सामने आई। बंधुत्व मतलब हो गया एक तरीके से सभी लोग साथ मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है, एक सगे भाई बंधु की तरह रहें। एकता मतलब अपने देश के अंदर एक यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, और इसके चलते हमारा देश क्या हो, अखंडित हो, यानी कभी भी खंडित ना हो। खंडित मतलब टूटना, अखंड मतलब ना टूटना। तो हमारा भारत देश क्या होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक व आर्थिक समूहों में एकजुटता, सह अस्तित्व के लिए इसी एकता, अखंडता की आवश्यकता है। यानी कि भाई सभी लोग साथ मिलजुल कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो मैंने आप लोग को बताया। इससे क्या होगा, हमारा देश क्या रहेगा, अखंड रहेगा। और इस आवश्यकता के कारण प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, जनता में बंधुत्व का भाव और तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को स्थान दिया गया है। तो हमारे भारत के जो प्रस्तावना है उसमें साफ साफ गरिमा, बंधुत्व, एकता और अखंडता का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। किसके अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी होगी, जिससे कि हमारा देश क्या रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, विकास करता रहेगा, अगर ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। खंडित मतलब क्या होता है पता चल गया, अखंड होना चाहिए भारत, ठीक है। तो ये चीज़ बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे कि भारत के संविधान की कुछ मुख्य विशेषता। भाई देखो, हमारा भारत देश पूरे विश्व में सबसे उत्तम है। हमारा भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। भारत, सिंपल सी बात है, अगर किसी की अच्छाइयाँ कूट कूट के किसी में अच्छाइयाँ भरी होंगी तो उसको हम गलत क्यों कहेंगे। तो हमारा भारत देश का संविधान जो है सफलतापूर्वक इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि जब से बना है तब से सफलतापूर्वक इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे प्रावधान दिए गए हैं। तो ये चीज़ है। तो आज हम अपने संविधान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ देखो, सबसे पहले इसकी मुख्य विशेषता यानी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो पहला, हमारा देश का संविधान क्या है, वो लिखित है, मौखिक नहीं है, लिखित है। तभी तो आज हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये अधिकार हैं, ये अधिकार हैं। तो लिखित के देखो थ्योरी जान लेते हैं क्या होगा कि भारतीय संविधान अमेरिका, ये चीज़ याद रखना, भारतीय संविधान जो है अमेरिका, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के संविधानों की भांति निर्मित संविधान है। हमारे संविधान का पूरा भाग लिखित है, यानी कि एक चीज़ याद रखना, पूरा ही संविधान हमारा लिखित है। इसमें एक भी चीज़ कोई भी मौखिक नहीं है। मौखिक होती तो बदली जा सकती थी ना, लेकिन लिखित है, उसको कौन बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता। तो इसीलिए बोला गया है कि हमारे संविधान का पूरा भाग लिखित है। इससे यह समझ कर लिखा गया है कि भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। अगर मौखिक होता तो भाई झुठला दिया जाता कि हाँ ऐसा था वैसा था, लेकिन लिखित है तो लिखित तौर पे कैसे बदला जा सकता है, नहीं बदल सकते। इसीलिए बोला गया हमारा एक बहुत, इसका जो अच्छाई, सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि हमारे भारत देश का संविधान क्या है, लिखित है, यानी इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी चीज़ करी है, इसको लिखित बनाया है। उसके बाद क्या है, कठोर व लचीला संविधान। अब भाई हमारे देश का संविधान क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला यानी कठोर क्या होता है, देखो
कठोर व लचीला संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि हम संविधान में संशोधन बिल्कुल आसानी से नहीं कर सकते। देखो आए दिन संशोधन भी नहीं कर सकते, संशोधन करने के लिए भी कुछ प्रक्रिया होती है, ये भी पता होगा आपको, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इस तरीके से जो है संशोधन किया जाता है, वो बाद में बताऊंगा मैं संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है। तो कठोर इस वजह से है थोड़ा सा, इसमें आसानी से भी संशोधन नहीं किया जा सकता, वरना आए दिन संशोधन होते रहते हैं, ठीक है, इसकी भी प्रक्रिया है। और लचीला इसलिए है क्योंकि भारत का जो संविधान है, देखो इसमें क्या बोला गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और धारा 368 में दी गई है। देखो संशोधन की प्रक्रिया यानी कि भाई संशोधन कैसे करना है, तो 368 धारा में दी हुई है, ये सबको याद रखना है, अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है, तो ये सबको याद रख लेना है। तो भारत का संविधान ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला। लचीला यानी कि भाई वक्त उसमें जल्दी जल्दी हम संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। कठोर इसलिए कि भाई क्या नाम है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है हमारा संविधान, ठीक है, उसमें संशोधन करने की कुछ प्रक्रिया होती है कि आए दिन ये नहीं कि संशोधन कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जाता है और कुछ नियमों को मानकर जो है इसमें संशोधन किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, भारत का संविधान ना ही ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, तो इस तरीके से बोलना है। संबंधात्मक संघात्मक राज्य व्यवस्था, भाई देखो सिंपल सी बात है, संघात्मक राज्य व्यवस्था का क्या मतलब है, संघात्मक राज्य व्यवस्था का, तो हमारे भारत देश में सरकार कितने स्तर पर बनी हुई है, एक तो संघ सरकार है, एक राज्य सरकार और एक है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार तो काफ़ी बाद में जोड़ी गई, तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं संघात्मक व्यवस्था, यानी कि केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, और सबसे नीचे लेवल पर कार्य करने के लिए क्या बनाई गई है, जो है स्थानीय सरकार की जो है व्यवस्था की गई है। तो देख लेते हैं भाई कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में 2 स्तर की जो है सरकार होती हैं, देश की सरकार जिसे संघ अथवा केंद्र तथा राज्य की अलग सरकार होती है। केंद्र सरकार अलग होगी, राज्य सरकार अलग होगी, ठीक है। जो राज्यों के लिए कार्य करे वो राज्य सरकार, जो पूरे देश के लिए कार्य करे वो केंद्र सरकार, ठीक है। भारत में संघीय सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के नाम से 3 सूची हैं जिन्हें आगे हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची वो होती है जो दोनों ही विषय में ऐड हो, ठीक है, जो दोनों में ही आ जाए, राज्य में भी और केंद्र में भी। जैसे कृषि हो गई, राज्य सरकार भी देखे केंद्र सरकार भी देखो, तो वही चीज़ है, उठाकर समवर्ती में ऐड कर दिया गया। शिक्षा हो गया, केंद्र सरकार राज्य सरकार, वो भी समवर्ती में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे विषय जो केंद्र सरकार के पास है, कुछ ऐसे विषय जो हैं राज्य सरकार के पास, दोनों के अलग अलग विषय हैं, वो आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में मिल जाएगा, वो समवर्ती में लिख दिया गया है। क्लियर हो गया सबको, तो ये चीज़ बता दी गई है। उसके बाद है संसदीय लोकतंत्र। तो हमारे भारत देश में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई भारत देश क्या है, संसदीय लोकतंत्र से निर्मित है, यानी कि लोकतंत्र मिल जाएगा हमको हमारे भारत देश के संविधान में। देखो क्या है, भारत में केंद्र व राज्य स्तर पर संसदनात्मक व्यवस्था है और संसदनात्मक व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका का चुनाव विधायिका द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे, और पीएम यानी प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो हमारे प्रधानमंत्री को चुनते तो हम हैं, लेकिन निर्वाचन उनका किस आधार पर किया था, तो देखो तो बहुमत प्राप्त दल, यानी लोकसभा में जिस भी दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला हो, उस व्यक्ति के, उस दल के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनकर हमारे सामने रख देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर हम अपने वोट देकर उस प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये चीज़ होती है, प्रक्रिया होती है, आने वाले चैप्टरों में हम अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। देखो कार्यपालिका, हालांकि कार्यपालिका वाला जो चैप्टर होगा उसको अलग पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका यहाँ 2 स्तर की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, जो परमानेंट उस पर कार्य करे, जैसे हमारे जो अफसर हो गए, या बोल सकते हैं सरकारी नौकरी वाले होते तो दोनों ही सरकारी हैं, स्थायी और अस्थायी, लेकिन अंतर बस ये है कि जो स्थायी होगा वो अपने रिटायरमेंट तक जो है उस पद पर बना रहेगा, और अस्थायी में कौन आ जाता है, जिसमें नेतागण आते हैं, जो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जो अगर लग रहा है तो उनको पहले भी हटाया जा सकता है। तो स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका आ गया समझ में, ठीक है। और वहाँ ये चीज़ भी बोली गई है कि प्रधानमंत्री जो है देश की वास्तविक यानी असली कार्यपालिका देश की कौन है, प्रधानमंत्री, और नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति है, यानी कि सारा कार्यभार कौन संभालता है देश का, वो प्रधानमंत्री संभालता है। तो उसको जो है वास्तविक कार्यपालिका बोल दिया, और जो नाम मात्र कार्यपालिका है वो हो जाएंगे राष्ट्रपति। तो इतना सबको क्लियर हो गया। तो वही चीज़ है यहाँ पे
यही स्थिति राज्यों में भी होती है, वैसे ही मुख्यमंत्री होता है, उसके नीचे जो है पूरी मंत्रिपरिषद होती है। जैसे प्रधानमंत्री की पूरी मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही मुख्यमंत्री की, राज्यों के लिए मुख्यमंत्री की पूरी मंत्रिपरिषद होती है। ये सबको याद रखना होगा। जैसे प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और वैसे ही मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करेंगे राज्य के लिए। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति यानी एक चीज़ याद रख लेना आप लोग कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं देश के लिए। वैसे ही जो क्या नाम है ये आपके मुख्यमंत्री हो गए राज्यों के लिए, उनको कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ही प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद अलग होगी, वैसे ही क्या नाम है इनकी मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद अलग होगी। सब कार्यभार सौंपा जाता है जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होगा वो लोग चूज़ करते हैं उसको। क्लियर हो गया सबको? तो ये बात सबको याद रखनी है। तो चलो ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ जान ली हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले उसमें टॉपिक में, क्लियर कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझा दिया मैंने। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अभी तक जितने भी बच्चों ने मेरे से कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं या कुछ भी पूछा, तो मैंने उनका रिप्लाई बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें भी हम लोग 2 टॉपिक करके कंप्लीट कर देंगे चैप्टर। थोड़ा लेंदी था, इस वजह से 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। जय हिंद, जय भारत।